नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नसीम खान और इस वक्त आप मेरे साथ मेवात मीडिया न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी तिजारा विधानसभा क्षेत्र में है और तिजारा विधानसभा क्षेत्र से एक बीजेपी के एक दावेदार एक प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आइएगा बातचीत करते हैं आखिर किस मुद्दों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को किस तरीके से विश्वास दिला रहे हैं कि आने वाले वक्त में यदि जनता इन पर विश्वास करती है तो किस तरीके से जनता को भरोसा दिलाएंगे। आइएगा बातचीत करते हैं। नितेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, सभी विधानसभा क्षेत्र के परिवारजनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि अभी नसीम भाई ने बताया हम सबको कि परिवर्तन यात्रा जो एक शासन हम लोगों ने 4.5 साल का कांग्रेस का, नसीम भाई आपने भी देखा है राजस्थान में, उसमें इस तरह की व्यवस्थाएं रही कि जो असामाजिक तत्व हैं वो पूरे समाज में हावी रहे और समाज का जो भी ताना बाना है, भाईचारा है, उसी असामाजिक तत्वों के कारण ही बिगड़ा है, जिसमें कांग्रेस सरकार ने ऐसा कोई उचित स्टेप नहीं लिया इस क्षेत्र के लिए। अगर हम विकास की बात करें तो विकास में भी कुछ कार्यों को अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा अगर हम बात करें पेपर लीक के मुद्दे, जो आज हमारे युवाओं के बीच में एक बहुत बड़ा विषय है कि पेपर लीक एक ऐसा विषय है जिसमें एक यहाँ पे की जो पृष्ठभूमि है पूरी तरीके से किसान परिवेश के लोग हैं और किसान एक अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए कितनी खून पसीने की अपनी मेहनत से कमाई, गाड़ी कमाई उसके पीछे लगाता है और बहुत ही बड़ी आशा के साथ में वो करता है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा, मेहनत कर रहा है और एक सुनहरा भविष्य हम सब के लिए, पूरे परिवार के लिए देगा और उसी के संदर्भ में पूरा अपना जो भी उसका संसाधन है उसके पीछे लगा देता है। लेकिन इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने इस तरह का पूरे प्रदेश में माहौल दिया कि कोई भी व्यक्ति ये आश्वस्त नहीं कह सकता कि वो अपनी मेहनत के बलबूते पर आज अपना सिलेक्शन इस किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में करा पाएगा और एक अपेक्षित अपनी मेहनत के बलबूते पर परिणाम ले पाएगा। तो ये एक ऐसा प्राथमिक मुद्दा है जिससे कि पूरे आम जन में घोर निराशा है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार की, तो आप तहसील में चले जाइए, आप थानों में चले जाइए, आप किसी भी ऐसे सरकारी दफ्तर में चले जाइए, बगैर घूसखोरी के, बगैर पैसे के किसी व्यक्ति का काम नहीं हो रहा। खुले आम हफ्ता वसूली, खुले आम जो अवैध तरीके के आप खनन देखें, दूसरे सारी चीज़ें जो क्षेत्र में जो जितनी भी अपने यहाँ पे व्याप्त है कुरीतियाँ, वो सब अगर हम सब की तरफ ध्यान आकर्षित करें तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी और हमारी जितनी भी ये परेशानियाँ हैं, लोगों के बीच में जो आमजन में जो समस्या है वो पूरी नहीं हो पाएगी। उन सब मुद्दों को जब हमने देखा कि इससे पहले बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि आए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन वो जैसे ही उनको मौका इस जनता ने दिया, अपने पूरे तन मन धन के साथ समर्पित होके, उनका रिजल्ट उनको जीरो ही मिला। कोई किसी वजह से समाज में जो भी अर्थव्यवस्था है, समाज के जो ताना बाना है उसको प्रॉपर नहीं बना पाए। समाज की जो एक आवश्यकता है जिसमें हम बात करें सामाजिक तौर पे कि जो अभी जैसे हम एक किसान की बात करते तो किसान को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे उसको बिजली मिले और हम पिछले जो वसुंधरा जी के कार्यकाल की अगर हम तुलना करें इस कार्यकाल से, तो बिजली एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बहुत सारी समस्याएं, नसीम भाई आप पूरे क्षेत्र में जाएंगे तो लोगों के सामने मिलेगी। प्लस इसके अलावा अगर हम बात करें तो असामाजिक तत्व, आज कोई भी किसान रात में या देर रात कोई बहन बेटी खेत से वापस आ रही है तो ऐसा अराजकता का माहौल क्षेत्र में फैला हुआ है कि जिसमें कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। आए दिन ऐसी सुर्खियों से अखबार भरा होता है जिसमें बहुत सारी समस्याएं क्षेत्र में लोग गिनाते हैं कि हमने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि गहलोत जी को अगर हम इतना बड़ा समर्थन दे रहे और हमारे साथ में ये सारी चीज़ें होंगी। तो उसी घोर निराशा के बीच में हम लोगों के बीच जाते हैं। चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ आपको रोकने के लिए, लेकिन ये जानना चाहता हूँ यदि बीजेपी सरकार आती है और आपको ये जिम्मेदारी जनता सौंपती है तो क्या ये भ्रष्टाचार, ये जो तानाशाही चल रही है, खत्म हो पाएगी? इसके लिए सबसे पहले क्या है कि बीजेपी में अगर आप केंद्र की सरकार को देखें और हमारे बीच में आइडियल है आज योगी जी का शासन उत्तर प्रदेश का, जिसमें सभी वर्गों का, सबको साथ लेके, सबका साथ सबका विकास, इस एक ध्येय वाक्य के साथ में सारी हमारी सरकारें जो अभी आप दूसरे राज्यों में भी देखेंगे उसी ध्येय वाक्य के साथ चल रही है। कुछ असामाजिक तत्व, अभी हमने नूह की घटना को देखा तो हरियाणा सरकार ने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल किया और योगी जी का अगर हम देखें तो एक भय और आतंक का माहौल यूपी में हमेशा हुआ करता था, डर हुआ करता था हर समाज में, हर जाति में, हर वर्ग में।
वो सारा ही वातावरण ख़त्म हो गया। बहुत ही अच्छा भाईचारा बना हुआ है, बहुत ही विकास के पथ पर प्रगति है पथ पूरा प्रदेश। इसी तरीके से अगर हम देश की बात करें, G20 का अभी आयोजन बहुत सफलतापूर्वक वो हुआ है। तो अगर हम उन सब चीज़ों के रेफरेंस लेके जनता के बीच में जाते हैं और जनता को दृढ़ विश्वास है कि जो वही, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर है कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है और परिवार के दिशा निर्देश पे चलती है, और बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी के साथ चलती है कि जिससे वो समाज में इस तरीके से जाए कि पूरे हर वर्ग का विकास हो, हर वर्ग सुरक्षित महसूस करे, शांति महसूस करे। विकास के जो भी आयाम है, आप रोड की बात देख लिए, नितिन गडकरी जी ने कितने बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। आज हम बात करें, ऐसी कोई योजना केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से नहीं चल रही है जो किसी स्पेशल जाति, वर्ग, विशेष धर्म के लिए चलाई जा रही है। आप जैसे हम चर्चा करें, आप जितने भी ये व्यवस्था है कि जो पक्के मकान लोगों को मिल रहे हैं, जिनके पास में नहीं थे, आज बहुत अच्छी एक मुद्रा योजना चल रही है जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए, जो रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी अलग से योजनाएं चल रही हैं। इसके बाद अगर हम रोड की बात करें तो रोड में एक बहुत सारा वो है। स्वच्छ भारत की बात करें तो जहाँ हमारी माता बहनों बच्चों के लिए एक बहुत ही घृणित कार्य ये होता था कि उन्हें शौच आदि के लिए बाहर जाना पड़ता था, और कई दफ़े ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती थी कि किसी टाइम की वजह से वो लोग नहीं बाहर निकल पाते थे। आज सबके घर में एक स्वच्छ शौचालय बना हुआ है। हर गांव, हर घर, हर गरीब को एक घरों के साथ जीने का मौका अगर भारत सरकार दे रही है। और हम कोरोना की बात करें तो कोरोना में अगर हमने देखा है, जब लोगों के पास रोजगार नहीं था तो केंद्र सरकार ने अपने जितने भी अनाज के भंडार है, जितनी भी योजना है, वो सारी इस तरीके से की कि हम सबको भरपेट भोजन मिल सके पूरे क्षेत्र में, हर गरीब को वो सारी सुविधाएं मिले जिससे वो आराम से जीवन यापन कर सके और अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना और कामना कर सकता है। लेकिन ये बात हुई केंद्र सरकार की। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे खुद पर्सनली मिला हूँ, आपका जो एक्सपीरियंस है वो मैंने जाना है। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का किस तरीके से समर्थन आपको मिल रहा है, ये सब आप जानकारी मैं आपसे जुटाना चाह रहा हूँ। देखिए जी, मैं जनता के बीच में कोई नया चेहरा नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ, और इसी के साथ साथ में मैं पतंजलि से तकरीबन 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। स्वामी रामदेव जी के मिशन की स्वस्थ और समृद्ध भारत की जो कामना लेते हुए हमने, जब कोरोना काल में लोगों के पास में हमारे क्षेत्र में संसाधन और उन सब चीज़ों का अभाव था, उसी को लेके हमने हरिद्वार, दिल्ली और जहाँ भी हमारे पास में वैद्य, डॉक्टर्स अच्छे अवेलेबल थे, हमने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी योग क्लास कक्षाओं का प्रसार किया। और उसी के साथ साथ में हमने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगवाए गांव-गांव, शहर-शहर, ढाणी-ढाणी, पूरे अलवर क्षेत्र के अंदर। हम हर ब्लॉक स्तर पे, हर बड़े गांव में हम कैंप लगवा चुके हैं, जिसमें हमारे पास 1000 लोगों से लेके 2000, 2500, 500, 700 इस तरह की संख्याएं रही हैं। और लोगों को किस तरीके से अपने जीवन शैली में, जीवन पद्धति में एक ऐसा सुधार किया जाए कि जिससे उनको बहुत सारे किसी दूसरे के ऊपर आश्रित ना होना पड़े, किसी डॉक्टर के ऊपर, किसी दूसरे संसाधन के ऊपर, वो खुद इतने सक्षम हो। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क से ही आप अपनी अच्छी आजीविका अर्जित कर सकते हो, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हो। इसी योजना के तहत में हम पूरे क्षेत्र में, गांव-गांव में, युवाओं के बीच में पतंजलि के 5 संगठन काम करते हैं। उन सबके साथ में मिलके हमने हर ब्लॉक स्तर पे अपनी टीम का गठन किया, और पूरा हर गांव-गांव तक सब लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि और उन्नति का मैसेज दिया। इसी के साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ, प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ, और उन सारी सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलके बहुत सारे हमने ऐसे कार्यक्रम किए कि जो हमारे अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति थे, जो बिल्कुल समाज में वंचित और पिछड़े और दलित व्यक्ति थे, उन सबको हम कैसे उत्थान करें, कैसे आगे बढ़ाएं।